तो टॉपिक है हमारा, ये हमारा चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? केमिकल कंपोजिशन है सेल का। ठीक है, हाँ, केमिकल कंपोजिशन बायोमोलिक्यूल, दिस इज नथिंग बट अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो केमिकल कंपोजिशन है, इसके अंदर हमारे दो केसेस हैं। ये केमिकल कंपोजिशन या तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या फिर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स आर द बायोमोलिक्यूल्स आर द केमिकल components in living organism। और बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। These are the carbon containing compounds involved in metabolic reaction। और हम ऑलरेडी जानते ही हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, sum total of all biochemical reaction which occur inside the cell, these are nothing but a metabolic reaction। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस करने वाले हैं कि इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक एनालिसिस। उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये हो गया है, ठीक है। तो यहां पर हम एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या करना है हमें? तो इसके अंदर हम पीस ऑफ टिश्यू लेंगे, लीव्स का या लीवर का। अगर हमें केमिकल एनालिसिस करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, तो हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा? वी टेक पीस ऑफ टिश्यू, पीस ऑफ टिश्यू। अब वो टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आप लीफ ले लीजिए, आपका लीफ का टिश्यू, ठीक, सही है। और या यहां पर लीवर, तो ये तो हमारा लीवर हो गया है। और ये क्या है? हमारी लीफ। ठीक है, तो यहां से पीस ऑफ टिश्यू लेने वाले हैं हम। तो से फॉर एग्जांपल हम यहां लीवर का टिश्यू ले लेते हैं। पीस ऑफ टिश्यू, और इस पीस ऑफ टिश्यू को हम मोटर के अंदर डालेंगे। लीजिए, ये मोटर के अंदर हमारा पीस ऑफ टिश्यू है, और पेस्टल के जरिए से इसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे।
तो ये तो हो गया हमारा पेस्टल, और ये है हमारा मोर्टार, और यहां चल रही है हमारी रिएक्शन। ठीक है, इसी दौरान हम इसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे। यह है हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जब यहां पर प्रॉपर वे में ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग, अलाउ टू ग्राइंडिंग, तो यहां पर हमारी एक चटनी या स्लरी बन के तैयार होगी, स्लरी। ठीक है, वी ऑब्टेन स्लरी। अब इस स्लरी को हम फिल्टर करेंगे चीज क्लॉथ से या फिर कॉटन के जरिए से। ठीक, तो इसको ले चलते हैं हम। इसको अगर हम ट्रांसफर करें फिल्ट्रेशन के लिए, ट्रांसफर फिल्ट्रेशन के लिए, तो यहां पर हमारे पास ये बीकर हो गया, ये हमारा कीप हो गया, फनल शेप। ठीक है, और यहां जो हम इस्तेमाल करेंगे चीज क्लॉथ, या कॉटन, फॉर व्हाट पर्पस, फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहां जैसे ही हमने इस स्लरी को यहां पर फिल्टर करने के लिए डाला, तो कुछ चीजें तो यहां से फिल्टर हो गई। ठीक है, और कुछ केमिकल्स यहां पर आपके फिल्टर नहीं हो पाए। अब यहीं से ही हमारे सिनेरियो बन के तैयार होगा, जो यहां से फिल्ट्रेट हुए, अच्छा जो चीजें फिल्टर हो चुकी उनको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट। और जो चीजें फिल्टर नहीं हो पाई उनको हम रेटेनेट कहते हैं, रेटेनेट। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अब जो ये स्लरी हमारी, इसको हमने फिल्टर किया है, तो यहां से हमारे दो फ्रैक्शन बन के तैयार होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो यहां से फिल्टर हो गए, तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन बनकर आएगी, फिल्ट्रेट और रेटेनेट, फिल्ट्रेट और रेटेनेट। अब अगर हम फिल्ट्रेट की बात करें, तो यहां कौन कौन सी चीजें निकल कर आए, मोस्टली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। और ये जो फिल्ट्रेट है इसी को हम एसिड सॉल्युबल कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल। और जो रेटेनेट है उनको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, क्लियर है। अब एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि हमने यहां ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्लियर। तो एसिड सॉल्युबल पूल है और एसिड इनसॉल्युबल पूल है। अब इसी में एसिड सॉल्युबल पूल जो है, इसी के अंदर, इसी को हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, यहां इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब जो ये फिल्ट्रेट है एसिड सॉल्युबल पूल, इसके अंदर मोस्टली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता, मोस्टली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट।
जैसे ग्लूकोज या शुगर कह लीजिए, सिंपल शुगर, एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीसी। और जो रेटिनेट है, एसिड इंसॉल्युबल पूल है या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर आपको प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और यहां लिपिड भी देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि जो लिपिड्स है ना, इज नॉट स्ट्रिक्टली अंडर कम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बट दीज आर और लिपिड्स प्रेजेंट इन रेटिनेट कंडीशन और रेटिनेट। व्हाई? द रीजन इज दैट आई विल टेल यू आफ्टर कंप्लीट दिस टॉपिक। व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे क्या रीजन है उसको मैं अभी बताऊंगा। पहले इसको उतार लो आप लोग। हो गया है? तो यहीं पर हम थोड़ा सा यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इधर का पार्ट हो गया, यहीं देख लेते हैं इसको। तो जो हमारे एसिड सॉल्युबल हैं, एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, इनका जो डाल्टन है या इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 to 800 डाल्टन। एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो कितना है? 18 to 800 डाल्टन। और अगर हम बात करें एसिड इंसॉल्युबल पूल की, एसिड इंसॉल्युबल पूल या आपका रेटिनेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका मोर देन 800 टू 10,000 और ग्रेटर देन 10,000। ओके, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये रेंज आती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसकी रेंज कितनी है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स की रेंज कितनी है। ठीक है, क्लियर है? उतारो इसको इतना। अब यहां जो वो कॉन्सेप्ट है लिपिड कैसे एसिड इंसॉल्युबल पूल के अंदर रह गया, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल है। तो यहां जो लिपिड्स है, लिपिड्स इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो molecules, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब तो ये फिर कैसे रह गया? हाउ इट वाज प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल? इसका रीजन है हमारे सेल के अंदर या लिविंग सेल्स के अंदर अगर हम देखें, स्पेशली यूकैरियोटिक की बात अगर हम करें, तो यहां पर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल एंड जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सेल और ऑर्गेनेल्स हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन कह लीजिए, मेम्ब्रेन्स, ये से फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब जब हम ग्राइंड कर रहे थे तो यही मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या है इनको देख लेते हैं। ये छोटे छोटे आपके मेम्ब्रेन के क्या हैं? फ्रेगमेंट्स हैं। दीज आर नथिंग बट फ्रेगमेंट्स।
अब यही फ्रेगमेंट्स आगे चल के वेजिकल्स बनाते हैं, वेजिकल्स। और यही वेजिकल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेशन हो जाता है इनका, एग्रीगेशन। ठीक है, ये आपस में इकट्ठे हो गए। अब ये आपस में इकट्ठे होकर एग्रीगेट होकर एक बड़ा सा कह लीजिए कि कंपोजिशन हो जाता। इसकी वजह से ये इनफिल्ट्रेट कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी फिल्टर नहीं हो पाता है। सो दैट इट इज प्रेजेंट इन द रेटिनेट, इसी वजह से रेटिनेट में प्रेजेंट होता और ये एसिड इंसॉल्युबल कंडीशन में रहता है। सही है, तो ये आपका एग्रीगेशन है किसका, मेम्ब्रेन का। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी जाता है, बताया भी जाता है, तो इसी को देख लेते हैं। तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आर disintegrated and form small pieces अल्टीमेटली यही स्मॉल पीसेस क्या हो जाते हैं, वेजिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एग्रीगेशन हो जाता है इनका, एग्रीगेशन। सो दैट unable to pass, unable to pass through filter unable to pass through cheese cloth और कोट। ठीक है, उतारो यहां तक। अब यहां पर ये तो हमारी ऑर्गेनिक एनालिसिस हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इनऑर्गेनिक एनालिसिस और इन एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर हम we take a piece of tissue, जैसे आपकी लीफ हो गई, और इसको हम ड्राई करेंगे, अलाउ टू ड्राई। तो ड्राई के दौरान में यहां से वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब यही जो लीफ है ये आपकी ड्राई हो चुकी है। ठीक है, ड्राइड लीफ। इसी ड्राइड लीफ को आगे चल के हम बर्न करेंगे, बर्न। जब ये बर्निंग होगी तो यहाँ आपकी ऐश आपको मिलेगी और यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो वेपर और भी बाकी रहेगा वो भी रिलीज हो जाएगा। इस ऐश की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और फॉस्फेट देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, ये आपकी इनऑर्गेनिक एनालिसिस कहलाती है। तो एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नाउ कम टू दी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या है, दीज आर नथिंग बट अ केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
ये केमिकल कंपाउंड ही है आपके, केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, तो ये ऑलरेडी हमें पता ही है, हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। मेटाबॉलिज्म को कहा, द लिविंग वर्ल्ड के अंदर मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन inside the cell। अब मेटाबॉलिज्म में भी दो तरीके की रिएक्शन चलती है, एक है आपकी एनाबॉलिज्म और दूसरी है आपकी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक तरीके की फॉर्म्ड और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, और ये कैसी है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स ये लार्ज वन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहां पर लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और यहां आपका ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसको उतारो इतने, और फिर हम चलते हैं मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरफ। ठीक है, उतारो इतने। मेटाबोलाइट, और मेटाबोलाइट भी आपके दो तरीके के हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ये बहुत क्रूशियल मॉलिक्यूल्स हैं और क्रूशियल कंपाउंड्स, क्रूशियल कंपाउंड्स। ठीक है, वेरी इसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल, वेरी इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेंट्रल पार्ट इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी, इवन इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस। ठीक है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फिजियोलॉजी में और इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, और साथ साथ में रिप्रोडक्शन भी, और इनहेरिटेंस में रिप्रोडक्शन ही एक तरीके से कह लीजिए रिप्रोडक्शन।
कौन कौन है यहां पर, जैसे कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डिस्कस करते हैं यहां पर। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो दीज आर इंटरमीडिएट compounds which are not directly involved in metabolic pathway or insignificant for energy, growth, development and physiology। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर, इनसिग्निफिकेंट है, इनसे एनर्जी हमें नहीं मिल सकती, इनके जरिए से ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता है। अच्छा, तो ये मेटाबोलाइट्स कौन प्रोड्यूस करता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके जरिए से? प्लांट्स हैं, फंजाई हैं एंड माइक्रोब्स। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। अब यहां कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे रेजिन्स, सैंड्स, गम्स, रबर, ड्रग्स, एंटीबायोटिक और पिगमेंट्स। इसकी एक लिस्ट एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, उसको डिस्कस करेंगे हम, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये समझ में आया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आपके जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वही सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस के लिए। से फॉर एग्जांपल है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड है। दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट विच आर मेनली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में, इनसिग्निफिकेंट है फॉर एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी में। और ये यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, प्लांट, फंजाई, माइक्रोब्स। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉट प्रोड्यूस बाय